सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपकी मध्य अवधि परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए शिक्षा निदेशालय ने एक अभ्यास प्रश्न पत्र भी जारी किया है कि इसी अभ्यास प्रश्न के आधार पर ही आपका प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र की यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पा सकते हैं। इसे देख करके आप समझ चुके होंगे कि आपका प्रश्न पत्र अधिकतम 80 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, क ख ग, और आपको कुल 13 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो हम आज के इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के हल जानने का प्रयास करेंगे जो इस अभ्यास प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से उत्तर देने चाहिए ताकि आपके अंक ना कट सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि अपठित बोध का है। और इस प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है वह काफ़ी लंबा रहता है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के स्वयं से इस पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे और इसके पश्चात इसके बाद दिए गए जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर भारतीय कला के विषय में उचित कथन है। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो इनमें से सही उत्तर होगा डी वाला, कथन 1 और 3 उचित हैं। दूसरा प्रश्न है कथन और कारण वाला, जिसमें कथन है भारतीय कला के भीतर लोक और शास्त्र में विरोध बिल्कुल नहीं है, और कारण है यह लोक शास्त्र की देन और राग के साथ घरों की भित्तियों पर विराजमान है। तो इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की जो कारण है वह कथन की उचित व्याख्या भी करता है, यानी सी वाला उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न, काल क्रम के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे और मैं केवल उत्तर बताती जा रही हूँ ताकि आप अपने आप से जांच सकें कि आपने सही उत्तर छांटा था या नहीं। इसमें डी वाला उत्तर होगा, जिसमें खजुराहो की मध्यकालीन पाषाण कृतियों में बहुतायत लोक व्यापार के शिल्प किए हैं। यह बिल्कुल सही है। ऊपर वाले क्यों गलत हैं यह आप गद्यांश को पढ़ते ही समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर दूसरी सदी में दिया गया तो ये 10,000 वर्ष होना चाहिए था, और सी वाले में यहाँ पर 10,000 वर्ष दिया गया तो यहाँ पर दूसरी सदी होना चाहिए था, यानी थोड़ी थोड़ी सी गलती सभी में कर दी गई है। तो आगे चौथे प्रश्न को देखते हैं, लोक काव्य क्या है। तो इसका उत्तर आपको शुरू में ही दिया गया है, आपके गद्यांश की दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है कि लोक द्वारा कहा गया, अनुभूत किया गया काव्य ही लोक काव्य है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन कला के विषय में क्या कहा जाता है और लेखक ने इसे सत्य क्यों नहीं माना है। तो मध्यकालीन कला के विषय में कहा जाता है कि यह लोक प्रतिनिधित्व नहीं करती, परंतु लेखक ने इसे असत्य इसलिए माना क्योंकि लेखक के अनुसार जितने भी सन्यासी, राजाश्रयी, चितेरे या शिल्पी हुए उन सभी ने ही लोक का अंकन किया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं की किन किन कलात्मक विशिष्टताओं का उल्लेख लेखक करता है। तो यहाँ पर जिन विशिष्टताओं को लेखक ने बताया वह है कि यह अनादि है, निरंतर है, लोक का अंकन करने वाली है। आगे गद्यांश के आधार पर बताइए कि कैसे भारतीय कला लोक और शास्त्र का संगम है। तो उचित तर्क को उदाहरण के द्वारा पुष्ट भी कीजिए। यहाँ पर लोक का संगम, लोक और शास्त्र का संगम इस आधार पर बताया गया है क्योंकि इसमें निरंतर लोक का वर्णन है और यह भारतीय कलाओं को दर्शाती है, और साथ ही प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रचे गए सभी ग्रंथों में इसके प्रमाण हैं।
और इसकी निरंतरता कभी भी विराम नहीं लेती। इस तरह से शास्त्रों का और लोक का अद्भुत संगम यहाँ मिलता है। उदाहरण के लिए हम खजुराहो के संदर्भ ले सकते हैं, भीम बेटका की गुफाओं का भी वर्णन कर सकते हैं। तो इतना ही 2 अंक के लिए पर्याप्त रहेगा। दूसरा प्रश्न है, वृद्धाएं धरती का नमक है, यानी यह पूरा का पूरा पद्यांश लंबा है, आप इसे स्वयं पढ़िए और इसके भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहला प्रश्न, कविता का केंद्रीय भाव निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 बिंदु दिए हैं जिसमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो उसमें से बी वाला उत्तर सही है, जिसमें है 2 और 3 सही हैं। यानी पहला, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और करुणा को यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। दूसरा प्रश्न, वृद्धाएं अपने बच्चों के घरों में रहते हुए भी लोगों के आते ही बैठक से क्यों उठ जाती हैं? इसका उत्तर यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये सी वाला बनता है कि वे अपनी उपस्थिति के प्रति सजग और संकोची हैं। हालांकि इसमें जो पद्यांश की पंक्तियों के आधार पर पता चल रहा है वह है कि वे अपने घरों में होने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो इस प्रकार से आप पद्यांश के आधार पर तो यही देख पा रहे हैं, जबकि इसका भाव निकलता है वे अपनी उपस्थिति के प्रति सजग और संकोची हैं। हमें केवल पंक्तियों के आधार पर ही नहीं बल्कि भाव के आधार पर देखना है। तो हम इस तीसरे वाले उत्तर को ही सही मानेंगे, सी वाले को। आगे अगला प्रश्न है, जब घर में कोई बुजुर्ग स्त्री हो तो खाना ज़्यादा अच्छा पकता है, कहने का क्या आशय है? यहाँ पर भी 4 उत्तर हैं और इनमें से चौथा विकल्प हमें सही लगता है। बुजुर्ग स्त्रियों के पास पाक कला के गुण, धैर्य और संयम होता है। चौथा प्रश्न, कविता में पति पत्नी की लड़ाई का संदर्भ क्या है? उनकी लड़ाई का संदर्भ है बुजुर्ग महिलाएं अथवा हम कह सकते हैं वृद्धाएं। अगला, किसी परिवार में वृद्ध स्त्री की उपस्थिति परिवार की नई पीढ़ी को कैसे प्रभावित करती है? 2 बिंदु लिखने हैं। तो इसमें जो वृद्ध महिलाएं होती हैं वे बच्चों की भाषाओं में मुहावरे, मिथक, लोकोक्तियों का समावेश करा देती हैं। और दूसरा, बच्चों के मन में पुराने जमाने की स्मृतियों को जागृत कर देती हैं। अगला प्रश्न है, घर की बोझिल और तनाव भरी स्थिति में वृद्धाएं कौन सा विचार करती हैं और इस विचार के प्रभाव स्वरूप क्या होता है? यहाँ पर 2 उत्तर हैं। एक तो है कौन सा विचार, तो इसका उत्तर होगा कि गांव जाने का विचार करती हैं। और प्रभाव स्वरूप क्या होता है? तो प्रभाव स्वरूप घर का वातावरण ठीक हो जाता है, घर का माहौल बदल जाता है और सब कहने लगते हैं कि अगर अभी से कहीं चली जाओगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। तो इस प्रकार से जब 2 प्रश्न पूछे गए, हमें दोनों बिंदुओं का ही उत्तर देना है ताकि 2 अंक मिलें। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि 2 अंकों का प्रश्न होगा तो 2 बिंदु आने अवश्य भावी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर है। इसमें तीसरे प्रश्न का पहला भाग है, रेडियो और टेलीविजन दोनों के एक रेखीय माध्यम होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर है कि रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है और टेलीविजन दृश्य श्रव्य, यानी रेडियो में केवल ध्वनि सुनाई देगी और टेलीविजन में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगला है, स्तंभ लेखन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो 2 अंक का है, इसमें भी कम से कम 2 बातें आनी चाहिए। स्तंभ लेखन विचार परक लेखन होता है और यह नियमित विचारात्मक लेख है जो कि एक निर्धारित पृष्ठ पर साप्ताहिक या पाक्षिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसमें लेखक को अपना विषय चुनने और राय रखने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। अगला, जनसंचार माध्यमों को समाचारों से अलग हटकर विविध क्षेत्रों या विषयों के बारे में जानकारी क्यों देनी पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा, जनसंचार माध्यमों को इस प्रकार की जानकारी इसलिए देनी पड़ती है ताकि समाचार पत्र में या जनसंचार माध्यमों में विविधतापूर्ण रंग भरे जा सकें। यह जनता
के लिए एक सेतु का कार्य करता है और इसीलिए विभिन्न संस्कृतियों व पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ना, उनकी रुचियों को पूरा करना और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के विविध विषयों को शामिल किया जाए। अगला प्रश्न, रेडियो के लिए समाचार लेखन की अच्छी कॉपी में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? तो यह प्रश्न 3 अंकों का है। हमें कम से कम 3 गुण देने होंगे और उसमें हम बता सकते हैं सरल, सहज, सुबोध, स्पष्ट भाषा, आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग, छोटे व सरल वाक्य, वर्तमान काल में लेखन, सक्रिय भाषा का प्रयोग, ये सारी उसमें विशेषताएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ जब अच्छी कॉपी लिखी जा रही है तो उसमें शब्दों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए और बहुत लंबे लंबे शब्द, वाक्य ऐसे ना हों जो कि समझने में कठिनाई उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है, पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें 3 बिंदु देने होंगे। जैसे पहला कह सकते हैं फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण होता है, तो समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता रहती है। फीचर लेखन अतीत या वर्तमान किसी भी घटना पर हो सकता है, जबकि समाचार केवल समकालीन घटनाओं पर आधारित होता है। फीचर लेखन का विषय कोई भी रखा जा सकता है, जबकि समाचार लेखन में विषय एक निर्धारित होता है, नियत होता है। आगे बढ़ें और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आप किसी बीट के पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की विशेषज्ञता चाहिए? बीट यानी किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी। तो उस क्षेत्र के पत्रकार बनने के लिए हमें अवश्य ही उस क्षेत्र की पूरी गहन जानकारी होनी चाहिए। हमें उस क्षेत्र के बारे में शब्दावली का ज्ञान हो और मजबूत संचार और लेखन कौशल हमारे अंदर हो। हम उत्कृष्ट शोध करके, विश्लेषण करके लिखने में सक्षम हों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना जानते हों। यदि ये सभी गुण हमारे अंदर होंगे तो हम लोगों से जुड़ सकेंगे, विश्वसनीय रिश्ते बना सकेंगे और इस तरह से हम बीट पत्रकार की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभा भी सकेंगे। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेख। ये बच्चों 100 शब्दों में लिखना होता है। आप अपने विचारों में बना बना करके इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। करीब करीब 1 पेज भर देना है आपको, क्योंकि 100 शब्द लिखने हैं। इसमें कोई रटा रटाया या किसी एक प्रकार का उत्तर नहीं हो सकता। यदि आप लिख करके आते हैं तो आपको अंक अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे के लिखने का तरीका अपना अपना हो सकता है। बस आप विषय से ना भटकें और कुछ आकर्षक शब्दावली का प्रयोग करते हुए इसे लिख डालें, तो इसमें सबसे अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रहती है। अगला छठा प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने 60 शब्दों वाले, यानी ये 3-3 अंकों के हैं, तो हम 3 मूल्य बिंदु अवश्य रखेंगे। पहला प्रश्न है, नाटक लिखते समय मंचन की दृष्टि से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात का ध्यान क्या कि उसमें एक स्पष्ट संदेश हो। दूसरा, नाटक के संवाद सरल, स्पष्ट, जीवंत हों और पात्र नाटक के अनुरूप अपने शब्दों का प्रयोग करें, अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। नाटक को मंच पर दर्शाया जा सके और उसके लिए स्पष्ट ध्वनि व प्रकाश योजना की बिंदु होने चाहिए। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ समय के बंधन का ध्यान अवश्य रखेंगे, तभी वह मंचन सरलता पूर्वक हो पाएगा। तो इसमें पात्रों के अभिनय की भूमिका मुख्य रूप से रहती है, यानी नाटक लिखते समय हम इस बात का ध्यान रख लें कि उसमें समय का बंधन हो, अभिनेता का अंश अवश्य मौजूद हो, ध्वनि प्रकाश योजना अच्छी तरीके से की गई हो, संवाद सरल, स्पष्ट, जीवंत हो। आगे बढ़ते हैं। संवाद नाटक के प्राण होते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये तो प्रश्न ही संवाद पर आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि संवाद ही नाटक को आगे बढ़ाने वाले
पात्रों को जीवंत बनाने वाले, उनकी भावनाओं, विचारों, संघर्षों को व्यक्त करने वाले होते हैं। इसीलिए ये नाटक के प्राण होते हैं। इन्हीं के द्वारा ही नाटक ना केवल घटनाओं को दर्शाता है बल्कि उनमें जान फूंक देता है। और यदि संवाद ना हो तो पात्रों का अस्तित्व, कहानी का प्रवाह या दर्शकों के अनुभव की गहराई कुछ भी संभव नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कविता के प्रमुख घटकों और उन्हें सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। कविता के प्रमुख घटक क्या होते हैं? भाषा, भाषा का ज्ञान यानी भाषा संकेत कह सकते हैं, शब्द, छंद अनुशासन, समय की प्रचलित प्रवृत्तियां, लय, तुकबंदी, अलंकारों का ज्ञान, ये सारी इसकी प्रमुख प्रमुख वे बातें हैं जिन्हें कविता के अंदर शामिल किया जाता है। और हम जानते हैं कि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, इसीलिए इसके प्रमुख घटकों को सीखना अत्यंत आवश्यक है ताकि इससे पाठक अच्छी तरह से अपने आप को उससे जोड़ सकें और अनुभव कर सकें, उन्हें रस की अनुभूति हो, उन्हें व्याकरण और संरचना की सीमाओं से दूर हो करके अनुभव करने में मदद मिले। और इस तरह से कविता सीधे ही हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अंतरा भाग 2 के प्रश्नों को, जो कि जिसमें पहला पहला दिया गया है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। यह सरोज स्मृति में से है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए उसमें पहला प्रश्न है, कवि द्वारा स्वयं को भाग्यहीन कहने का कारण नहीं हो सकता। तो यह देखते ही पता चल रहा है इन 4 विकल्पों में से कि जो डी वाला विकल्प है यह नहीं हो सकता। कवि साहित्य जगत में पहचान न मिलने की बात सोच करके अपने आप को भाग्यहीन कभी नहीं कहता। अगला है प्रस्तुत पंक्तियों का मूल भाव क्या है? तो उत्तर होगा ए, करुणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कथन और कारण वाला है, जिसमें हमें कथन दिया गया, कवि अपने कवि कर्म पर वज्रपात होने की कामना कर रहा है, और कारण है कवि कर्म में लीन रहने के कारण ही वे पितृ धर्म का पालन नहीं कर सका है। तो इसके अंदर कथन तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चौथा प्रश्न, कवि अपने सभी कार्यों के भ्रष्ट होने की तुलना किससे कर रहा है? तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही लगता है, जो सर्दी के प्रकोप से खराब हो चुके कमलों से। अगला प्रश्न, इसमें शोक संतप्त पिता किन मनोभावों से घिरा हुआ दिखता है? यहाँ पर भी 3 तो उत्तर हैं और 4 उनके विकल्प हैं। इनमें से यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पहला और दूसरे वाला ये सही लगता है, इसीलिए इसके अंदर बी वाला उत्तर सही होगा। क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिए, दुख की इस घड़ी में धर्म अधर्म का अंतर भूल जाना चाहता है, नहीं, वह अंतर भूल नहीं रहा, बल्कि वह विशेष तौर पर कहता है, यदि धर्म रहे सदा नतमात, इस तरह से वो बात करता है, यानी वह जानता है कि धर्म है या नहीं, तो यहाँ पर अंतर को भूलना नहीं चाहता। ये तीसरे वाला उत्तर, जो ये तीसरे वाली पंक्ति, ये सही नहीं है, तो बी वाला ही विकल्प सही होगा। 8वां प्रश्न, यहाँ काव्य खंड के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 अंकों वाले हैं। पहला, देवसेना के जीवन संघर्ष को अपने शब्दों में लिखिए। तो 2 बिंदु लिखने हैं। पहला बिंदु तो हम लिख सकते हैं, प्रेम में असफलता मिली और वह स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा कर रही थी, उससे प्रेम करती थी परंतु उसे नहीं पा पाई। और दूसरा संघर्ष का कारण क्या है? वह अपने राज्य को भी नहीं बचा पाई। उसने अपने राज्य को बचाने के लिए खूब संघर्ष किया परंतु हुणों से वह उसको भी नहीं बचा पाई। और जीवन के अंतिम पलों में, जीवन संध्या में, जब स्कंदगुप्त स्वयं उसके पास आया तो उसने उसको ठुकरा दिया। यहाँ पर उसका जीवन संघर्ष इस तरह से रहा कि पूरी उम्र वह प्रेम के लिए तड़पती रही और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी अपने
राज्य को बचाने के लिए भी प्रयास करती रही, परंतु दोनों ही जगह उसे असफलता हाथ लगी। तो इस प्रकार वह सदैव संघर्षपूर्ण जीवन जीती रही। अगला है, जायसी की नायिका नागमती की कौन सी चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो नागमती की दो विशेषताओं में, एक तो हम कह सकते हैं विरह से आकुल नारी, वह सदैव विरह से व्याकुल रही है। दूसरी विशेषता हो सकती है पतिव्रता नारी, जो कि अपने पति से, रत्न सेन से, राजा रत्न सेन से वह एक निष्ठ प्रेम करती है। तो इस प्रकार ये दो विशेषताएं बता सकते हैं हम। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला व्यष्टि और समष्टि के अंतर संबंधों का काव्य है। व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज। तो यहाँ पर व्यक्ति और समाज का अन्योन्य आश्रित संबंध बताया गया है कि व्यक्ति के गुणों को प्रतिष्ठा भी तभी मिल पाती है जब वह समाज में शामिल हो जाता है, और समाज को भी उसके गुणों का लाभ तभी मिलता है जब उस अकेले व्यक्ति को वो अपने अंदर समा लेता है। तो इस प्रकार व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल करके ही सार्थक है। इससे दोनों की ही उपयोगिता में वृद्धि होती है। अकेला व्यक्ति अहंकार में डूबा रहेगा, और समाज जो उस व्यक्ति को अपने अंदर शामिल नहीं कर रहा, वह उसकी प्रतिभा से वंचित रह जाएगा। तो इस प्रकार दोनों के परस्पर मिलने से दोनों का ही लाभ होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है, और इस 9वें प्रश्न के क भाग को अगर हम देखें तो यह भूपति मरण प्रेम प्रेम पनु राखी, ये वाला जो है लिया गया भरत राम का प्रेम में से, और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। पूरी की पूरी व्याख्या तो यहाँ करना संभव नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसकी सप्रसंग व्याख्या देखना चाहें तो मेरे चैनल पर भरत राम का प्रेम वाली वीडियो देख लीजिए, आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। और अथवा के बाद जो दूसरा दिया गया है, यह है मैंने देखा एक बूंद, कविता में से है, और इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आगे बढ़ेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। इसमें भी मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा, ये वाला जो गद्यांश लिया गया इसके आधार पर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, प्रदक्षिणा से क्या आशय है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से बी वाला विकल्प ही सही है। दूसरा प्रश्न, लेखक को किसमें अपनी माँ की झलक दिखाई दी? तो इस गद्यांश के आधार पर स्पष्ट पता चलता है सी वाला, कस्तूरबा गांधी में। तीसरा प्रश्न, गद्यांश में गांग का अर्थ है? उत्तर होगा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। चौथा, प्रदक्षिणा का पथ लगभग कितना लंबा था? ये गद्यांश में साफ दिया हुआ है, मील भर लंबा था। पांचवा प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन, भिक्षु की प्रदक्षिणा गांधी जी को प्रणाम करने के बाद ही समाप्त होती थी, और कारण है वह गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था तथा उसके मन में उनके प्रति आदर भाव था। तो इसमें दोनों की दोनों बातें ही सही है, यानी डी वाला विकल्प ठीक होगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर 2-2 अंकों वाले ये प्रश्न है। हरगोविंद एक संवदिया था पर उसने अपना काम पूरा नहीं किया, संवदिया कहानी के आधार पर लिखी, उसने ऐसा क्यों किया? 2 अंकों का है तो 2 बिंदु तो बताने ही पड़ेंगे। एक बिंदु तो हम बताएंगे कि संवेदनशील होने के कारण वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में यह भाव आ गया था कि एक विधवा नारी किस प्रकार से यातना भोग रही है, किस प्रकार से अभाव भरा जीवन जी रही है। और दूसरा बिंदु हम दे सकते हैं समानुभूति, उसने अपने आप को बड़ी बहुरिया के स्थान पर रख करके देखा, और समानुभूति के कारण उसने सोचा कि इससे उसके गांव की भी इज्जत जुड़ी हुई है, और वह एक नारी को इस तरह दुखी होकर गांव छोड़ने नहीं दे सकता, और इसी कारण उसने बड़ी बहुरिया का संदेश उसकी माँ को नहीं सुनाया, क्योंकि यदि वो सुना देता तो बड़ी बहुरिया गांव से चली जाती, उसके मायके वाले आकर ले जाते। तो यानी यहाँ पर हम 2 बिंदु केवल ये बता सकते हैं, एक तो समानुभूति की वजह से, दूसरा संवेदनशीलता की वजह से। अगला प्रश्न है, लेखक का सेवाग्राम जाने के पीछे क्या औचित्य था? गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पाठ के आधार पर लिखिए। यह पाठ
भीष्म साहनी द्वारा रचित है और इसमें औचित्य था एक तो अपने बड़े भाई बलराज साहनी जो कि नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे, उनसे मिलने का। पहला उद्देश्य सेवाग्राम जाकर अपने बड़े भाई बलराज साहनी से मिलने का। दूसरा उद्देश्य, लेखक को पता था कि इन दिनों गांधी जी वहाँ रह रहे हैं, तो वह सेवाग्राम में गांधी जी के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था और उनके साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता था। अगला प्रश्न है, प्रेम घन के व्यक्तित्व की सामंती प्रवृत्तियों को स उदाहरण सामने लाइए। सामंती प्रवृत्तियां यानी रईसी वाली, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से पता चले कि यहाँ पर प्रेम घन जी तबियतदारी के साथ काम करते थे। तो ऐसे उदाहरणों में हम एक तो बता सकते हैं, जब वे कभी भी कविता रचना करते हुए इधर उधर घूमते थे तो एक सेवक उनके पीछे पीछे तश्तरी लेकर के पान उनके पीछे पीछे चलता था, यानी पान की तश्तरी वाला लड़का हमेशा उनके पीछे रहता था। ये उनकी रईसी का या सामंती प्रवृत्ति का ही उदाहरण है। दूसरा कह सकते हैं, हर उत्सव पर उनके घर में नाच रंग का आयोजन होता था, यह भी सामंती प्रवृत्ति है। इसी के साथ साथ उनकी बातचीत में जो विलक्षण वक्रता थी, वह भी सामंती प्रवृत्ति का ही उदाहरण कही जा सकती है। आगे सप्रसंग व्याख्या है गद्यांश की। इसमें पहला जो ये गद्यांश है, यह है घड़ी के पुर्जे से, जो कि सुमरिनी के मन के पाठ में से लिया गया और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और उससे नीचे वाला जो है, यह लिया गया है ढेले चुन लो पाठ में से, और यह भी सुमरिनी के मन के पाठ का ही है। ढेले चुन लो तो निबंध हुआ, लेकिन पाठ का नाम क्या है, सुमरिनी के मन के, और लेखक इसके भी वही हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सप्रसंग व्याख्या आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि संदर्भ मैंने आपको बता दिया। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि किस बारे में है यह गद्यांश, और व्याख्या में आप अपने शब्दों में इन्हीं पंक्तियों को सरल बना करके लिख दीजिए, और विशेष में कोई भी 3 बिंदु डाल दीजिए, जैसे भाषा सरल सहज सुबोध है, भाषा खड़ी बोली है, और इसमें मुख्य रूप से क्या बात की गई है, बस इतना ही बता देना काफ़ी होगा। आगे 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें 5-5 अंकों वाले ये प्रश्न हैं, तो इसलिए विस्तार पूर्वक 100 शब्दों में लिखना होगा। तो मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात कर लूँगी यहाँ पर। पहला प्रश्न है, गांव में ऋतु परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर 100 उदाहरण इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ऋतु परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका पता कैसे चलता है, एक तो बरसात के आगमन पर, जब बादल घिरते हैं, गर्जना होती है, जगह जगह पानी भर जाता है, यातायात में परेशानी हो जाती है, तो इस प्रकार बरसात का आगमन। दूसरा, जब वनस्पतियों और फूलों का महत्व दर्शाया गया, वहाँ पर भी ये बताया गया कि कौन सी वनस्पति किस समय में उगती है, कौन से फूल कब उगते हैं, और ऋतुओं के बदलने के साथ साथ इन वनस्पतियों के खिलने में भी अंतर आ जाता है और उनके औषधीय गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। और इसके अलावा एक तीसरा बिंदु हम बोल सकते हैं कि प्रकृति से गहरा जुड़ाव दर्शाते हुए जब लेखक यह स्पष्ट करता है कि गांव का जीवन शहरी जीवन से भिन्न है और वहाँ पर लोगों की दिनचर्या व गतिविधियां भी मौसम के बदलने के साथ साथ बदल जाती हैं, तो इस प्रकार ऋतु परिवर्तन वहाँ पर अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। क्या आज भी जगधर जैसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं? ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज हमने कौन से उपाय अपनाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो 2 भाग हैं इस प्रश्न के। पहला, क्या आज भी मौजूद है? हाँ, आज भी मौजूद हैं ऐसे लोग जो कि दूसरों का शोषण करते हैं या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना भला करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में भी नहीं चूकते।
और सबक सिखाने के लिए कौन से उपाय होने चाहिए? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वे समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानें, और जब वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लें तो शोषण के खिलाफ स्वयं आवाज उठाएं, शिकायत दर्ज करें, चुपचाप शांत होकर के बैठ ना जाएं। और इसके साथ साथ तीसरी बात हम कह सकते हैं कि जो शोषित है या जो पीड़ित है उसे हमें समर्थन देना है, उस पीड़ित को संरक्षण देना है। इसके लिए अनेक सामुदायिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार ने भी अनेक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है और उनका डंका बजाया जा सकता है, उनको समाज के समक्ष ला करके उनकी सच्चाई उजागर की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन लोगों को सबक सिखाए जा सकते हैं। आगे है अंतिम प्रश्न, सूरदास में सरलता भी और व्यवहारिक चतुराई भी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर इस दृष्टि से उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। बच्चों, आपने चरित्र की विशेषताएं अवश्य तैयार करी होंगी सूरदास की, तो वही विशेषताओं से ही इसका उत्तर निकलता है कि उसके व्यक्तित्व में सरलता है, और इसीलिए वह बिल्कुल सरल भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सुभागी की मदद करता है, उसे अपने शराबी पति के अत्याचार से बचाता है, उसे संरक्षण देता है, और वह सरल भाव से अपने आप को एक भिखारी स्वीकार करता है और अपना जीवन बहुत ही सादगी से बिताता है। उसकी झोपड़ी, उसके वस्त्र, उसका रहन सहन सब अत्यंत सरल है, लेकिन व्यवहारिक चतुराई भी है। और वह कैसे? वह झोपड़ी के जल जाने पर, पोटली के चोरी हो जाने पर अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से वह यह जानता है कि एक अंधे भिखारी के पास इतना अधिक धन होना लज्जा की बात है। इसीलिए अपनी पोटली चोरी हो जाने के बावजूद, धन का नुकसान हो जाने के बावजूद वह जगधर के सामने स्वीकार नहीं करता कि वह धन मेरा था। ये उसकी व्यवहारिक चतुराई है। और साथ ही साथ एक और बात में भी चतुराई समझ में आती है कि वह व्यवहारिकता का समर्थन करते हुए, व्यवहारिकता को अपनाते हुए, पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद फिर उठ खड़े होने का हौसला करता है, और यह सोचता है कि जो कुछ कमाया मैंने यहीं पर ही कमाया था, मैं फिर से कमाऊंगा, और वह पुनर्निर्माण के जोश में उठ खड़ा होता है। यह भी उसकी व्यवहारिकता ही है। तो इस प्रकार हम उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बता सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको यह प्रश्न पत्र समझ में आ गया हो तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप अच्छे अंक लेने के लिए तैयारी में जुटे रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार का अभी भी कोई असमंजस है, कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद।